अब प्रस्तुत है समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल हैं J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा किया गया 2 रोजा हिंदी कवि गोष्ठी का आयोजन। कल जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा मनाया गया नेशनल स्टार्टअप डे। SOS इंटरनेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर POK डिस्प्लेस्ड पर्संस की पत्रकार वार्ता। JMC की वार्ड नंबर 48 के कॉर्पोरेटर ने बताया अपनी वार्ड में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में। अभिनव थिएटर जम्मू में चल रहा है थिएटर कार्निवल। और श्रोताओं, जिला किश्तवाड़ के एक समाज सेवी ने सब डिवीजन पाडर की समस्याओं को किया उजागर। पर सबसे पहले अपनी बात। 2 साल पहले आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूलों कॉलेजों में किसी हद तक इस पर अमल भी आरंभ हो चुका है। इस शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रव्यापी स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा भी जारी कर दी गई है, जिसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेजेस NCFFS के नाम से जाना जा रहा है। वास्तव में ये मूल रूप में शिक्षा के बुनियादी स्तर से ही आरंभ होता है। नेशनल करिकुलम की बात करने से पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रूपरेखा को समझना होगा। साधारण शब्दों में इस रूपरेखा को यूं समझा जा सकता है 5+3+3+4+4, यानी बच्चे की 3 साल की आयु से 8 वर्ष की आयु तक पहली सीढ़ी है, जिसमें बच्चा प्री नर्सरी से दूसरी कक्षा तक पहुंचेगा। 11 साल में 5वीं, 14 वर्ष में 8वीं और 18 वर्ष में 12वीं पास करे। फिर अगले 4 साल डिग्री कोर्स के होंगे और डिग्री कोर्सों में रोजगार से जुड़े कोर्सों को पाठ्यक्रम में रखा जाएगा। अब आइए हम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेजेस की बात करते हैं, जो 5+3+3 स्टेजेस के लिए है और इसमें राष्ट्रव्यापी स्तर पर पाठ्यक्रम में एक रूपता की परिकल्पना को मुख्य रखा गया है। इसका उद्देश्य बच्चों को 21वीं सदी आवश्यकता और चुनौतियों के अनुरूप तैयार करना है। इसमें यह भी परिकल्पना की गई है कि ये शिक्षा नीति देश को प्रगति और विकास की ओर ले जाएगी। अब इन सारी बातों की रोशनी में यदि हम अपने संभाग के शिक्षा ढांचे के स्वरूप पर दृष्टि डालें, तो तस्वीर में उत्साह योग्य शोक ही शायद ही नजर आए, क्योंकि यहाँ भौगोलिक समस्याएं भी हैं, स्कूलों की कमी भी है और स्कूलों में ढांचागत सुविधाएं भी बहुत संतोषजनक नहीं है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी की बातें भी अक्सर सामने आती हैं, क्योंकि गत 4 वर्षों में शिक्षकों की कितनी भर्तियां हुई हैं ये प्रशासन जाने या जनता जाने, मगर हमारा बस इतना कहना है कि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 एक बहुत अच्छी शिक्षा नीति है, परिवर्तन का रोड मैप है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी सुंदर है, मगर हमारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की क्या सूरत हाल है, प्रशासन को इसका आकलन जरूर करना चाहिए, क्योंकि मुद्दा बच्चों के उज्जवल भविष्य का है। श्रोताओं, जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा 2 दिवसीय हिंदी कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में विस्तार से जानकारी देते हुए एकेडमी के चीफ एडिटर डॉक्टर रत्न बसोत्रा ने बताया, जम्मू कश्मीर की 21वीं सदी का हिंदी साहित्य, और इस संगोष्ठी में 12 के करीब पेपर प्रस्तुत किए जाएंगे। और आपने देखा कि अभी हमारा उद्घाटनी सत्र जो था वो संपन्न हुआ, तो अलग अलग विषयों को लेके विद्वानों ने पत्र लिखे हैं, उन पत्रों का वाचन होगा यहाँ और ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि 21वीं सदी में जम्मू कश्मीर में साहित्य के खास तौर पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए या क्या क्या नए रुझान सामने आए, या क्या वो परंपरागत हिंदी साहित्य जो शुरू से लिखा जा रहा था वैसा ही लिखा गया। तो ये सारा इसका एक निष्कर्ष जो है वो इस संगोष्ठी में निकाला जाएगा। 21वीं सदी में जम्मू कश्मीर में अनेकों उथल पुथल हुए, हमारे राज्य का पुनर्गठन हुआ और जहां पर आपको पता है कि आतंकी गतिविधियां काफी देर से चलती आ रही थी, उनमें थोड़ा सा विराम लगा है। तो ये सारा कुछ जो भी समाज में घटता है, जैसे कहते हैं ना कि साहित्य जो है वो समाज का आईना होता है, समाज का दर्पण होता है, तो समाज में
में जो घटित होता है उसका प्रतिबिंब साहित्य में देखा जाता है। तो इसी पर हमने ये 2 रोजा संगोष्ठी का आयोजन किया है ताकि हमें पता चले कि जम्मू कश्मीर में साहित्य में क्या वो सारी गतिविधियां आ रही हैं, क्या वो रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारे साहित्य में कि नहीं हो रहा जो जहाँ घटित हो रहा है। तो इसी विषय को लेके और इसी विचार को लेके ये संगोष्ठी आयोजित की गई। पिछले 2-3 वर्षों से अकेडमी की गतिविधियां कुछ ठप सी हो गई थी। उसका कारण एक तो रहा था कि कोरोना ने पूरे विश्व को प्रभावित किया था, तो उसके साथ साथ हमारा भारत प्रभावित हुआ, हमारी अकेडमी प्रभावित हुई और हमारी कार्यक्रमों की गतिविधियां काफी सारी रुकी हुई थी। और 2 बड़े कार्यक्रम जो इसी महीने यहाँ आने वाले दिनों में हो रहे हैं, जम्मू विश्वविद्यालय के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में एक हम ऑल इंडिया उर्दू मुशायरा कर रहे हैं और अखिल भारतीय हिंदी कवि सम्मेलन का भी आयोजन उसी सभागार में किया जाएगा जो 27 जनवरी को होगा और 28 जनवरी को ऑल इंडिया उर्दू मुशायरा होगा। ये हमारे परंपरागत फीचर हैं जिनको हम हर साल करते हैं और इस बार भी बाहर से काफी सारे कवि आ रहे हैं। तो मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनको भी ये अनुरोध करूंगा कि वो 27 जनवरी और 28 जनवरी को जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम जम्मू विश्वविद्यालय में आए और बाहर से जो कवि आ रहे हैं जिनका बड़ा नाम है, जिन कवियों का, वो इस कवि सम्मेलन में और ऑल इंडिया उर्दू मुशायरे में शिरकत कर रहे हैं, तो उनको सुने और देखें कि आज विश्व स्तर पर किस तरह का साहित्य रचा जा रहा है। कल जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया। इस संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए JKEDI के डायरेक्टर अजाज अहमद भट्ट ने बताया कि JKEDI जो है ये नोडल एजेंसी है स्टार्टअप इंडिया की। इस तरह से हमने यहाँ पर ये दिन मनाया और हमने काफी सारी जो रजिस्टर हुए हमारे साथ स्टार्टअप कुल मिला के 101 स्टार्टअप उसको हमने कॉल किया और इसके साथ हमने जो अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं, रीजनल सेंटर्स हैं और जो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो उनको भी यहाँ हमने इनवाइट किया था। जो स्टार्टअप उसको कुछ कंफ्यूजन थे या कोई उनको बात बतानी थी वो हुई और जो हमारी स्टार्टअप पॉलिसी है 2018 की उसको अपडेट करना है, उसको कुछ अमेंड करना है, उसको मोर वाइबल बनाना है, तो उसमें भी हमने फीडबैक इनसे लिया और आने वाले टाइम में हम इसको मोर वाइब्रेंट कैसे बनाएंगे। हमारे यूथ हैं बड़ा प्रोत्साहित हैं और बड़ा इंटरेस्ट इस चीज में दिखा रहे हैं। तो जो ये स्टार्टअप का मामला है, स्टार्टअप में हम इसको इनोवेट करके छोटे छोटे पैक बना सकते हैं ताकि ये मार्केट ओरिएंटेड बने। तो अगर हम स्टार्टअप की बात करेंगे तो स्टार्टअप में हमें अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करके बेचना है, मार्केट करना है। तो इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर कोई प्रोसेस करने वाला है, अगर कोई रेयरिंग करने वाला है, कोई मार्केटिंग करने वाला है, तो इसमें अगर हम कहेंगे एक बड़ा एक चेन सा बन जाएगा फिर। तो इसमें आप स्टार्टअप इंडिया का जो कंसेप्ट है वो आने वाले टाइम में इस पर ज्यादा काम करना होगा और इसमें ज्यादा से ज्यादा यूथ हमारे इन्वॉल्व होंगे और कोशिश रहेगी कि हम मास लेवल पर इनोवेटिव चीज बना के अपने कस्टमर में ये इसको हम पेश करें। बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। अभी मैंने कहा कि 92 के करीब हमारे साथ रजिस्टर हो गए हैं अभी JKEDI के साथ, क्योंकि अब JKEDI नोडल एजेंसीज की है। तो जो ही हमारी स्टार्टअप पॉलिसी अप्रूव हो जाएगी तो हम इसका मास अवेयरनेस भी करेंगे और हम ज्यादा इसमें रजिस्ट्रेशन भी कर लेंगे और प्रैक्टिकली जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो स्टाइपेंड है मंथली, वो भी हम स्टार्ट कर लेंगे। उसमें बाकायदा हम काम कर लेंगे आने वाले फ्यूचर में। मैसेज यही है मेरे यूथ को कि उनको आना चाहिए, तो साथ ही उसको अपना माइंड ये बनाना चाहिए कि वो कैसे अपना बिजनेस, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सक्सेसफुली कैसे, उसके लिए हम उसको गाइड करेंगे, काउंसिल करेंगे, मेंटर करेंगे। और आजकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम कहीं है नहीं। आज इतनी बारी सारी स्कीमें हैं जहाँ फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, चाहे वो PMEGP है, चाहे वो जो यूथ मिशन की स्कीमें हैं बहुत सारी, उसमें मिलता है। तो उसका लाभ उठा के उसको आना चाहिए सामने। और जो स्टार्टअप में भी आप फंडिंग होगी उसमें भी आपको सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट। और अदरवाइज भी आपको बैंक मुद्रा लोन में या दूसरी स्कीमों में फाइनेंस करते हैं। और फर्स्ट अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए कि अपना वेंचर स्टार्ट करना चाहे और जॉब सीकर के बजाय जॉब गिवर बनना चाहे। हाल ही में SOS इंटरनेशनल, एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर POK डिस्प्लेस्ड पर्संस ने अपनी मांगों के समर्थन में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन राजीव चूनी ने बताया, देखिए, हमने कहा था कि ये जो मिलिटेंसी यहाँ आए दिन रहती है और ये निर्दोष लोगों का खून बहाते हैं, पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, तो इसका मुकाबला करने के लिए यहाँ पर मीरपुर, मुजफ्फराबाद और पुंछ स्काउट्स बनने चाहिए। और इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो युवा बेरोजगार हैं, हमारी बिरादरी के जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से विस्थापित हैं, उनको रोजगार मिलेगा।
और उसके बाद जब इनके स्काउट्स बनाए जाएं, उनको तैनाती मिले यहाँ पर LOC के ऊपर। उससे क्या होगा कि ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक परिंदा भी इस पार नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये लोग भाषा जानते हैं, एरिया जानते हैं, जियोग्राफी जानते हैं, टोपोग्राफी जानते हैं। तो बड़े मुस्तैदी के साथ, हम ये नहीं कह रहे कि जो लोग आज वहाँ खड़े हैं उनकी सेवा में या उनके काम में कोई कमी है, सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि जुबान का एक बहुत बड़ा असर रहता है। हम पार वाली जुबान को भी जानते हैं, इस पार की भी जानते हैं, क्योंकि हम वहाँ से विस्थापित हैं। तो ये एक सुझाव है मेरा भारत सरकार से, मैंने पहले भी दिया था। और इस संदर्भ में मैं कहता हूँ, जब ये परिस्थितियां बनी हुई हैं, जम्मू कश्मीर में आए दिन एक टारगेट किलिंग्स हो रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो उसका मुकाबला करने के लिए एक बड़ा कारगर कदम होगा। और मैं कहता हूं कि जैसे लोहा लोहे को काटता है, उस तरीके का ये काम होगा कि हम इन लोगों को बनाकर इनके स्काउट्स, इनकी तैनाती वहां कर दें, तो आप देखें कि काफी हद तक मिलिटेंसी को हम कंट्रोल कर पाएंगे और भारत में अमन और चैन होगा। क्योंकि पाकिस्तान वो चाहता है कि हिंदुस्तान में भी कहीं ना कहीं हम परेशानियां पैदा करते रहें और यहाँ पर अनरेस्ट रहे। इन सारी चीजों को दूर करने के लिए ये मेरा और मेरी संगठन का ये सुझाव है सरकार को। और इशू इसके अलावा ये है कि हमने कहा था कि क्योंकि एरिया को हम अपना इंटेग्रल पार्ट मानते हैं, इसी वजह से हमें रिफ्यूजी स्टेटस आज तक नहीं मिला, डिस्प्लेस्ड पर्सन कहा जाता है। तो जो हमारे संविधान में जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में 1956 में रखा गया था कि उस इलाके के भी 24 विधायक होंगे हमारी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, तो आज वक्त आ गया है कि जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 1/3 लोग उस पूरे इलाके की जनसंख्या के, उनको कम से कम 8 सीटें असेंबली में दी जाएं, जिसके लिए हमारी गृह मंत्रालय की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है वो ऑलरेडी 183rd रिपोर्ट में रिकमेंड कर चुकी है 22 दिसंबर 2014 को, और वो रिपोर्ट राज्यसभा में भी पेश हुई है, वो रिपोर्ट लोकसभा में भी पेश हुई है। इससे मैं समझता हूँ कि एक पूरा सिनारियो चेंज हो जाएगा। 16 जनवरी से 21 जनवरी तक अभिनव थिएटर जम्मू में चल रहा है थिएटर कार्निवल। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए थिएटर कार्निवल आयोजक अभिषेक भारती ने बताया, हम जम्मू में 6 दिन का नेशनल फेस्टिवल करने जा रहे हैं। इस फेस्टिवल में हमारे देश के विभिन्न राज्यों से टीम्स अपने अपने नाटक प्रस्तुत करेंगी, जिनमें अमृतसर से केवल धालीवाल जी हैं, नेशनली रिनाउंड डायरेक्टर हैं, और वो दुश्मन नाटक प्रस्तुत करेंगे। हरियाणा से रवि मोहन है जो हरियाणवी नाटक प्रस्तुत करेंगे, चेखव की दुनिया। जम्मू से बलविंदर बल्लू है जो कि उर्दू नाटक प्रस्तुत करेंगे, गालिब एट क्वारंटाइन। उसके बाद रविंद्र शर्मा है जो कि हिंदी नाटक प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद नटरंग की टीम है जो कि एक हिंदी नाटक कसक प्रस्तुत करेगी। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप सब इस प्रस्तुतियों को देखने के लिए आए, क्योंकि नेशनल फेस्टिवल है और इस तरह का फेस्टिवल जम्मू में होना हमारे जम्मू के लिए एक बहुत ही प्राउड की बात। हमारी टीम की तरफ से इसी तरह का एक नेशनल फेस्टिवल जो है जून में भी करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम देश के अन्य राज्यों से कुछ टीम्स, हमने टोटल 13 टीमें फाइनल की थी, जिसमें से 6 नाटक अभी हम करवा रहे हैं और 7 नाटक जो है वो हम गर्मियों में करवाएंगे। और उसमें भी हम जब भारत के विभिन्न राज्यों से भारत सरकार की मदद से आजादी का अमृत महोत्सव के अंडर हम कई सारी टीम्स और बुलाएंगे, यहाँ इसी अभिनव थिएटर में परफॉर्म करेंगी, और वो इससे भी बड़ा एक फेस्टिवल होगा। इन सभी नाटकों का टाइमिंग जो है वो 4:30 बजे रहेगा, और यानी 16 तारीख को ये नाटक शुरू हो रहे हैं और 21 तारीख तक चलेगा। इसमें कोई भी किसी तरह की एंट्री फीस नहीं है। कोई भी जम्मू का, बाहर का कोई भी निवासी इसे देखने आ सकता है और अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर आए। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड नंबर 48 बाहू फोर्ट के कॉरपोरेटर श्यामलाल भसिन ने अपनी वार्ड में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में बताते हुए कहा, हमारी पहले एक पानी की बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम हमारी थी वो कुछ हद तक हमारी हल होने जा रही है, क्योंकि एक ट्यूबवेल जो है वो ट्यूबवेल हमारा एक जो इंस्टॉल किया जा रहा है उससे काफी फर्क पड़ेगा। आने वाले टाइम में एक और ट्यूबवेल लगेगा तो पानी की प्रॉब्लम हमारी काफी हद तक ठीक हो जाएगी। जहाँ तक हमारा टूरिज्म का सवाल है, पिलग्रिम टूरिज्म का हमारा जो बाहू फोर्ट है, वो मैं ये कहूँगा कि ये पूरे जम्मू का वो एक मुकुट है, एक ताज है। और वहाँ पर जो हिस्टोरिक हमारी जो है मंदिर है, माता बाबे वैली का मंदिर है, हर की पौड़ी है, वो हुमाया माता का मंदिर है, उधर रोप वे है, उधर बलिदान स्तंभ है, जहाँ पर बागे वो गार्डन है, वहाँ पर उसके अंदर फिश एक्वेरियम है, म्यूजिक फाउंटेन है। ये सारी की सारी जो चीज़ें उनको डेवलप करने के लिए मैंने अपना के प्रस्ताव रखा था, जो कि कारपोरेशन के जो हमारा हाउस लगा था वहाँ मैं रखा, इनको इंटरकनेक्ट
कनेक्ट करने के लिए, इनको डेवलप करने के लिए, ताकि जितना भी टूरिस्ट आए जो माता वैष्णो देवी में जाए वो जम्मू के अंदर जरूर रुके। और जम्मू के अंदर रुकने के लिए हमारा रिवर फ्रंट भी बन रहा है, आर्टिफिशियल लेक बन रही है, और खास करके जो बहु फोर्ट हमारा एरिया है ये बहुत बड़ा एक हब है टूरिज्म के लिए, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। आने वाले मेयर साहब भी आए थे, हमने उनके सामने भी बड़ा मेमोरेंडम रखा था, पूरे बहु फोर्ट के लोग इकट्ठे हुए थे। वहाँ की रोडों का उसके एक किस्म के बोर्ड लगे, पूरी ओवरऑल उसकी ब्यूटिफिकेशन, उसकी डेवलपमेंट जो है वो चल रही है। और आने वाले टाइम में एक खूबसूरत जो बहु फोर्ट है वो नजर आएगा, और जो भी टूरिस्ट वहाँ पर, जो भी श्रद्धालु आएगा वो एकदम अट्रैक्ट होगा कि एक बहुत खूबसूरत जगह है जो बलिदान स्तंभ से शुरू होके वो हमारे हर की पौड़ी में मोहमाया, माता का मंदिर, रोबे की बात करें, गुंडोला की, बाकी बहु की बात करें, तो इस किस्म का वो जरूर जो भी श्रद्धालु आएगा वो रात को जरूर ठहरेगा। और इससे हमारे जो ऑटो वाले हैं, हमारे टूर ट्रैवल वाले हैं, होटल वाले हैं, जो लोकल हमारा बिजनेस है वो भी बढ़ेगा। बाकी सफाई की बात करें तो हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि माता बाबे बेल का मंदिर है वहाँ पर नाइट शिफ्ट होनी चाहिए। मैंने आने वाले मेयर साहब को भी बोला था कमीशन, तो वो हमारी 10 लोगों की जो बोल लग गई है। आज हमारा जो सफाई का काम है रात को भी चलता है, दोनों जो टाइम जो सफाई वहाँ पर होती है। स्ट्रीट लाइट हमारी कुछ काफी हद तक लगी हैं, लेकिन अभी भी हमारी 100 के करीब जो लगने वाली हैं, वो भी हमारी कोशिश है कि जल्दी वो भी हमारी स्ट्रीट लाइट लग जाए, और रिपेयर करने में भी थोड़ी देरी कर देते हैं। स्मार्ट सिटी के हमारे काफी प्रोजेक्ट हैं हमारे, क्योंकि हमारा जो 2 करोड़ 52 लाख का जो हमारा पीछे मैंने किया था, नाले का था, 2 वाटर एटीएम लगेंगे, 2 रेन शेड्स बनेंगे, पुलिस बूथ बनेंगे, सौंदर्यीकरण होगा, दुकानों का होगा। 2 करोड़ 14 लाख का मैंने एक उद्घाटन किया था, वो एक हमारा बहुत खूबसूरत पार्क बन रहा है। और उसके बाद हमारा जो नहर के किनारे किनारे वो पाथ बनेगा, तैरगा बनेंगे, वो भी एक खूबसूरत हमारा। और 14 करोड़ की लागत से एक हमारा जो फिश एक्वेरियम का 2nd फेज है वो भी लागू, वो भी उसकी DPR भी मतलब तैयार है। तो इसके साथ ही हमारा जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वार्ड नंबर 48 में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, वो उसे भी वो स्मार्ट स्कूल बनाया जा रहा है। वहाँ भी करोड़ों रुपए जो खर्च हो रहे हैं, बच्चों की स्मार्ट क्लासेज वहाँ पर भी लगेंगी। तो आने वाले टाइम में ये हमारा बहु फोर्ट है एक डिफरेंट लुक में नजर आएगा। और श्रोताओं, जिला किश्तवाड़ के एक समाज सेवी करतार सिंह राठौड़ ने सब डिवीजन पाडर के लोगों की समस्याओं को उजागर करते हुए बताया, मेरी सरकार से गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त राशन जो है, हम अपील करते हैं कि जो प्रधानमंत्री स्कीम के तहत जो है उसमें 2 किलो गंदम और 3 किलो चावल देते हैं, वो 2 रुपए और 3 रुपए किलो के हिसाब से रेट उसका था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई वो 2 रुपए और 3 रुपए वाला जो है वो अब 22 से लेकर 23 दिसंबर तक, 23 जो है दिसंबर तक वो फ्री मिलेगा। लेकिन यहाँ खास करके पाडर, मड़वा, वाड़वन, नागसानी, पलमाड़ और ये दक्षिण ठकराई और त्रिगाम वगैरह जो एरिया होता था, उस एरिया के लिए एक स्पेशल स्टेटस था। इन लोगों को राशन की हमेशा किल्लत रहे, फसल अनड्यू कभी बारिशों की वजह से, कभी खुशहाली की वजह से तबाह बर्बाद हो जाती थी। तो उसका ये किया था कि यहाँ पाडर को वो जो 2 किलो और 5 किलो के बजाय यहाँ 10 किलो राशन देते थे। लेकिन हमारे यहाँ पाडर से पूरा जिला किश्तवाड़ तो वो राशन जो है 5 किलो के बजाय हमको 10 किलो यहाँ मिलना बड़ा जरूरी था। हम रिक्वेस्ट करते हैं खास करके अपना गवर्नर साहब से, उससे भी हमारी रिक्वेस्ट है, और कंसर्न जो स्टेट गवर्नमेंट जो है जाती तौर पर यहाँ पर ये जो रिमोट एरिया जो है, लिहाजा हम सरकार से डिमांड करते हैं यहाँ 5 किलो के बजाय 10 किलो स्केल किए जाए। उसके बाद नरेगा में मोबाइल मॉनिटरिंग जो यहाँ लेबर को कहा गया 10 बजे भी अटेंडेंस लगानी है, 4 बजे भी, लेकिन ये रिमोट एरिया जो है यहाँ तो पहले नेटवर्क प्रॉब्लम है। और जो ऑर्डर वहां से किया गया है स्टेट गवर्नमेंट ने, उन्होंने तो वो जगह देखी है जहाँ पर 4G के बजाय 5G चलने वाला है। लेकिन हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि इन दूर दराज इलाकों में कहाँ लोग क्या कहते हैं, कई ऐसी जगह जहाँ नेटवर्क नहीं, वहाँ कहाँ मोबाइल अटेंडेंस लगाए। हमारी सरकार से गुजारिश है कि एज ए पास प्रैक्टिस, जैसे पहले यहाँ पर नरेगा के जो लेबर है उसको पेमेंट करते थे, उसी हिसाब से यहाँ पर पेमेंट मिलनी चाहिए, ताकि लोग यहाँ के जो गरीब आवाम है वो उसका फायदा उठा सके। यहाँ ऐसे लोग हैं जिनका निर्भर ही नरेगा पर है। तो लिहाजा मेरी सरकार से गुजारिश है कि वो इस चीज को मद्देनजर करके इस ऑर्डर को कैंसिल कर दें। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।
अभी आपने समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम सुना। ये जम्मू है।